हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस यानी कि रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो आजकल चर्चे में है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी करेंसी है जो अभी इंटरनेशनल स्तर पे उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है वो सबसे ज्यादा है पूरे ग्लोबल करेंसीज में। उसके अलावा यूरो, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग है। आप क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग कंट्रीज, ये जो डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स है या रुपीज हैं या करेंसीज हैं, इनको मार्क कर सकते हैं और हो सकता है कि वो कहीं मैच द फॉलोइंग किसी एग्जाम में आ जाए। इसके अलावा अगर यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग के अलावा जो सबसे रिसेंटली एडेड ग्लोबल करेंसी है वो चाइना का रेनमिनबी है। और चाइना बहुत एग्रेसिवली इसका इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात कर रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे कि हम रुपीस के इंटरनेशनलाइजेशन की बात अचानक से इंडिया क्यों कर रहा है या क्यों इतना न्यूज में है। तो रिसेंटली आरबीआई जो है, इसने अपने एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप में बोला कि इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इकोनॉमिक वाइज। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और इसका जो रेजिलियंस है, मतलब कि हम जो बाहर से, मतलब बाहर के जो डिफरेंट फैक्टर हैं उससे जो उसको रजिस्ट करने की जो क्षमता है या उससे इन्फ्लुएंस हो जाने की जो क्षमता है या उससे ना प्रभावित होने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसी के साथ जब इस तरह की क्वालिटी किसी करेंसी में आ जाती है, किसी कंट्री के करेंसी में आ जाती है, तो उसका इंटरनेशनलाइजेशन करना आसान हो जाता है। और सेम चीज इंडियन रुपीस पे भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे कोई भी मार्केट या किसी भी इकोनॉमी का करेंसी रेजिलियंस होता है, बाहर के टर्मोइल से इम्पैक्टेड कम होता है, तो उसमें रुपीस का अ, उ- तो उस देश के लिए उसके करेंसी या इंडिया के लिए कह सकते हैं कि रुपीस का इंटरनेशनलाइजेशन करना आसान हो जाता है। और इसी का चर्चा आरबीआई के इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप में किया गया और इसीलिए ये बहुत ही न्यूज में है। क्यों जरूरी है, क्यों इस तरह की बात आज आरबीआई करने लगा, पहले नहीं करता था, तो उसका लोग एक कंटेम्पररी जो डेवलपमेंट है, स्पेशली जो यूक्रेन रशिया का वार है, उसमें जो टसल है यूएस और रशिया में, क्योंकि यूएस ने क्या है, रशिया पे सैंक्शन लगा रखा है, उसकी वजह से यूएस डॉलर में रशिया के साथ ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। तो इन सब पर्सपेक्टिव को देखते हुए कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है रुपीज का, या ये कह सकते हैं कि ये सही मौका है इंडियन रुपीज को इंटरनेशनलाइज करने का या इंडियन रुपीज में ट्रांजैक्शन करने का, जिससे कि रुपीज का जो प्रेजेंस है ग्लोबल ट्रांजैक्शन में उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब है। हम रुपीस का तो ट्रांजैक्शन करते ही हैं, चाहे वो विद इन कंट्री कर रहे हैं और आउटसाइड कंट्री भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम विदेश या किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहां रुपीस का जो ट्रांजैक्शन नहीं होता, बल्कि उसको एक्सचेंज करना पड़ता है डॉलर, यूरो या किसी भी ग्लोबली एक्सेप्टेड कंट्री करेंसी के साथ, जिससे कि दूसरे कंट्री में हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो आसान हो सके। अगर यही रुपीस ग्लोबल करेंसी हो जाए तो हमें जो एक्सचेंज करवाना पड़ता है करेंसी को, कराने की जरूरत नहीं है।
रुपीज से ही ट्रांजैक्शन हो सकता है यूरोप में हो सकता है रशिया में हो जाए, चाइना में हो जाए, क्योंकि जब किसी भी करेंसी का ग्लोबल प्रेजेंस होता है तो वहाँ के जो बिजनेसेस होते हैं उन उस करेंसी को एक्सेप्ट करने में उनके लिए आसान होता है। तो क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज? इंटरनेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रुपीज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में रुपीज के यूज को ही इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज कहते हैं। Rupees for import and export trade, then other current account transaction, followed by its use in capital account transaction। यानी कि जब रुपीज का यूज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए करने लगते हैं स्मूथली, तब उसको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज कहते हैं। फर्स्ट फॉरमोस्ट कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज क्यों जरूरी है? आखिर ट्रांजैक्शन तो अभी भी हो ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारा काम रुक गया है। लेकिन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज इसलिए जरूरी है कि इंडिया का इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी है। अभी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं ग्लोबली, और जिस जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में कंट्री का जो शेयर है ट्रेड का स्पेशली दूसरे कंट्री के साथ बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, अगर हम ट्रांजैक्शन अपने रुपीस में करने लगेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। दूसरा, ओपनिंग अप ऑफ करेंसी सेटलमेंट। जैसे दो कंट्री में या दो जो ऐसी बिजनेसेस हैं जो दो कंट्री में एक्सपेंडेड है, उनमें डिस्प्यूट हो गया या कोई ट्रांजैक्शन करना है, पेमेंट करना है, तो इस तरह का जो सेटलमेंट करना है उसके लिए हमें डॉलर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यूरो ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा रुपीज में सेटलमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आपने न्यूज में सुना होगा बहुत सारा स्वैप एग्रीमेंट चल रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ इंडिया ने किया था। उसी तरह कई स्वैप एग्रीमेंट करना आसान हो जाएगा। हो सकता है कि स्वैप एग्रीमेंट की तरह जब एग्रीमेंट इंडिया किसी और कंट्री के साथ करे तो उसे डॉलर ना देके बल्कि रुपीज में ही पेमेंट करना पड़े क्राइसिस के टाइम में। और सिमिलरली फॉरेक्स मार्केट में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम जानेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज का जो है इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं, फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, एग्जॉर्बिएंट एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज ऑफ डॉलर ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव। अभी क्या है, प्रेजेंट मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है, और इसकी वजह से बाकी कंट्री के जो रुपीज है वो एक तो इमर्ज नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिसेंट ईयर में देखेंगे तो यूएस डॉलर का सबसे बड़ा चैलेंजर उभर के आ रहा है चाइनीज रेनिम्बी। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है कि उसका जो करेंसी युआन है उसमें ट्रांजैक्शन हो, और जिससे कि वो यूएस डॉलर या यूएस की जो हेजिमनी है करेंसी में उसको भी वो ब्रेक करना चाहता है। तो इसीलिए अगर रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो जो चाइना काउंटर करना चाहता है, चाइना अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, इंडिया उसको भी काउंटर कर सकता है, प्लस यूएस डॉलर के डोमिनेंस को भी डाइल्यूट कर सकता है, जिससे कि जो अनड्यू या जो डोमिनेंस है यूएस का उसको कम किया जा सके। दूसरा एडवांटेज क्या है, मिटिगेट करेंसी रिस्क फॉर इंडियन बिजनेसेस। इंडियन बिजनेसेस के लिए ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा, बार बार जो एक्सचेंज रेट वाला रिस्क होता है वो कम किया जा सकता है। यानी कि जो करेंसी की वॉलेटिलिटी होती है जब वो कम हो जाएगी तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है
वो प्रमोट किया जाएगा, यानी कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है। और इसका फायदा होगा कि बिजनेसेस का ग्रोथ अच्छा होगा और अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा। तीसरा अप्रोच ये है, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व। मान लो आज जो यूएस डॉलर है, क्या वो भी इंडिया की तरह एक्सचेंज रिजर्व होल्ड करता है? जी नहीं। उसी तरह जब इंडियन करेंसी का ट्रांजैक्शन ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो फायदा क्या होगा कि इंडिया को भी करेंसी रिजर्व होल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन करेंसी इटसेल्फ वुड बी पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्योंकि जब भी कोई रुपीज इंटरनेशनलाइज्ड हो जाता है और आईएमएफ उसको रिकॉग्नाइज करता है करेंसी बास्केट में, तो वो एक्सचेंज रिजर्व का अपने आप में पार्ट होता है। और इसका क्या फायदा होगा? फॉरेन करेंसी पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, जो एक्सटर्नल मतलब एक्टिविटी जो इंडिया के करेंसी को हैम्पर करते हैं, वो भी कम किया जा सकेगा। इट बार्गेन पावर ऑफ इंडियन बिजनेसेस वुड इम्प्रूव, एडिंग वेट टू द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इट इनहेंस इंडियाज ग्लोबल स्टेचर एंड रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का करेंसी अगर डिमांड में है तो, और आईएमएफ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है करेंसी रिजर्व के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका स्टेचर जो है ग्लोबल स्केल पे बढ़ जाएगा। अब इसका नेगेटिव या कॉन्स क्या है? तो इट कॉम्प्लिकेट मॉनेटरी पॉलिसीज। इट कॉम्प्लिकेट मॉनेटरी पॉलिसीज का क्या मतलब है? देखो, जब अपना इकोनॉमी या रुपीस सिर्फ इंडिया के अंदर ही बहुत ज्यादा ट्रांजैक्ट हो रहा है, जब बाहर हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो डॉलर में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन बाकी सब चीजों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उसको एड्रेस करना आसान होगा। जब सेम करेंसी बाहर भी उसका डिमांड होगा, उसकी सप्लाई कैसी होगी, ये सारा जब ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होने लगेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। मतलब उसके लिए सिर्फ इंटरनल फैक्टर ही नहीं देखने पड़ेंगे, इंटरनल फैक्टर नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। सेकेंड चैलेंज टू एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इंडिया का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहा है कि एक्सचेंज रेट आजकल डॉलर अगर वर्सेस रुपीस देखेंगे, तो इसमें क्या है कि जो डॉलर है वो अगर रिसेंट के ईयर में देखेंगे तो वो हाई है कंपेयर टू रुपीज। जैसे 80 रुपीज मान लो अराउंड है, विच इज वेरी हाई। और जब ये फ्लक्चुएशन, जैसे कि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा, तो वो सिर्फ ये नहीं कि यूएस डॉलर का डिमांड क्या है उसके बेसिस पे फ्लक्चुएशन होगा, बल्कि रुपीज का क्या डिमांड बाहर है उस पे भी एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होगा। तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी एक तरह का चैलेंज होगा। दूसरा है कि अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लो। अगर हम अलाउ कर देंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस, तो पहले तो हमें जो कैपिटल ट्रांजैक्शन है उसको भी अनलिमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी जो है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का पॉलिसी फॉलो करता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी फॉलो नहीं करता है। अगर जिस दिन जब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस करना पड़ेगा, तो उसके लिए फुल कन्वर्टिबिलिटी का ऑप्शन देना पड़ेगा, और उसकी वजह से हो सकता है कि जो इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी है वर्ल्ड ओवर में, वो अगर इकोनॉमी में दूसरे इकोनॉमी में कोई चेंज हो हुआ, वहां प्रॉफिटेबल लगा किसी के लिए, तो एक चंक ऑफ अमाउंट इंडियन मार्केट से हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट हो, तो इंडिया के लिए वो डिसएडवांटेजियस भी हो सकता है। फाइनली, अगर हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीस करना है तो क्या करना चाहिए? ओवरऑल देखें तो
इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज को करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि फुल कन्वर्टिबिलिटी। दो तरह की कन्वर्टिबिलिटी होती है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इंडिया मोस्टली करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को फुल अलाउ करता है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को पार्शियली अलाउड करता है। और ये इंडियन इकोनॉमी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। बट जब हम इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें फुल कन्वर्टिबिलिटी रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। समझ रहे हो, अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी देना है तो जो ट्रांजैक्शन है रुपीज का बियॉन्ड योर कंट्री वो भी अलाउ करना पड़ेगा। और थर्ड, इंडिया हैज अलाउड ओनली फुल कन्वर्ट, जो मैंने अभी बता दिया। तो ये दो मेजर स्टेप लेना पड़ेगा, तभी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज पॉसिबल है। इसके लिए एक राधा श्याम राठौर, आरबीआई का एक वर्किंग ग्रुप था जो हेडेड बाय राधा श्याम राठौर। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने तीन पार्ट में रिकमेंडेशन दिया, एक तो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन, दूसरा 2 to 5 year रिकमेंडेशन एंड लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन। कि अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज करना चाहते हैं तो पहले हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा। तो पहला, एडॉप्टेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर एग्जामिनिंग द प्रपोजल ऑन बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर इनवॉइसिंग। यानी कि जैसे दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, जो इनवॉइसिंग है, जो एक्सचेंज हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या अप्रोच फॉलो करना। सेकंड, सेटलमेंट एंड पेमेंट इन रुपीज। यानी कि जो रुपीज में पेमेंट हो रहे हैं उनको प्रमोट करना। लोकल करेंसी को बायलेटरल और मल्टीलेटरल लेवल पे इनकरेज करना कि दो कंट्री लोकल करेंसी में एक्सचेंज करें। इनकरेजिंग द ओपनिंग ऑफ रुपीज अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट। अब देखिए, जब इंडियन रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन करने की डिमांड हो रही है, तो बाहर के लोगों को भी, यानी कि जो इंडियन नहीं है, उन्हें भी रुपीज का अकाउंट खोलने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में। यानी कि जैसे आप यूरोप में डॉलर में अकाउंट खोल सकते हैं, यूएस में भी खोल सकते हैं, उसी तरह रुपीज में अकाउंट इंडिया में भी खोलना अलाउ करना पड़ेगा और यूएस, यूरोप या अदर कंट्रीज में करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग इंडियन पेमेंट सिस्टम विथ अदर कंट्री। अभी इंडियन पेमेंट सिस्टम क्या है, दूसरे कंट्री के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम कर सकते हैं। जैसे भीम वगैरह का जो लॉन्च है वो कहाँ कहाँ के, भूटान में किया जा रहा है, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में किया जा रहा है। तो अगर इस तरह से धीरे धीरे इंटीग्रेट कर दिया गया तो उसका फायदा मिलेगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी में। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मीडियम टर्म में क्या बोला कि बोला, आपने सुना होगा मसाला बॉन्ड। ठीक है, रिव्यू ऑफ टैक्सेस ऑन मसाला बॉन्ड, इंटरनेशनल यूज ऑफ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। वही जो ये बात कहा था कि इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को इंटीग्रेट करना, कैसे करेंगे? मसाला बॉन्ड पे टैक्सेस को रिव्यू करना, यानी उसको रिड्यूस करना। दूसरा, आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना। और गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, उसको ग्लोबली, जैसे अभी हम लोग यूएस का बॉन्ड खरीदते हैं, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड भी खरीदने के लिए प्रमोट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन क्या दिया इन्होंने? इन्होंने ये बोला, इंक्लूजन ऑफ रुपीज इन आईएमएफ, एसडीआर, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अभी करेंटली इसमें 5 करेंसीज हैं जो मैंने शुरुआत में बताई थी। कौन कौन सी? ये हैं यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड रेनबी। अगर इंडिया को इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज बढ़ाना है
तो उसको एफर्ट या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आईएमएफ जब भी बास्केट ऑफ करेंसी को रिव्यू करता है तो उसमें रुपीज का इंक्लूजन हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसडीआर को इंटरनेशनल रिजर्व एसेट माना जाता है और इसके जो पार्ट होती है करेंसी उनमें लोग रिजर्व अपने अपने कंट्री में स्टोर करते हैं। वही बता दिया, 5 करेंसीज हैं ये जो इसमें देखिए, यूएस का डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनबी है, जापानीज येन है, पाउंडिंग स्टर्लिंग ऑफ ब्रिटेन है। तो इंडिया को ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज में। बस यही तक का है वीडियो। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। if you like the concept, understand the concept, please like the video and share with other people, and please subscribe to the channel. Thank you.